सभी लोग अपना मैप ओपन कर लिए। ऑस्ट्रिया तक हमने आपको बताया। आज डियर ऑस्ट्रिया के बगल में एक देश है हंगरी। हंगरी देखिए, ऑस्ट्रिया के बगल में एक देश है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। सबसे पहले कैपिटल लिखिएगा हंगरी का, बुडापेस्ट। डियर हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। एक बात हमें बताइएगा कि हंगरी में कौन सा घास का मैदान स्थित है? हाँ डियर, शाबाश, नीतू ने बताया। पुस्टाज घास का मैदान किस देश में? ये बहुत बार पूछा गया है। पुस्टाज घास का मैदान मित्रों हंगरी में। पुस्टाज घास का मैदान कहाँ है? हंगरी में। और उसके बगल में एक देश है स्लोवाकिया। देखिए उसको दिखेगा, उसी के ऊपर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया एक देश है मित्रों। स्लोवाकिया की जो मिट्टी है ना, उसमें चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर। स्लोवाकिया देश की मिट्टी में चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको कास्ट प्रदेश कहते हैं। बहुत अच्छा डियर, ये सब आप लोग याद किए ना अब तक। कास्ट प्रदेश आपका, ये जिस प्रदेश में या जिस क्षेत्र की मिट्टी में चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उन प्रदेशों को कास्ट प्रदेश कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने आपसे बात किया एक दूसरे से कि एक देश है यूरोप में हंगरी, और हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी जो देश है आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से पूरब में। ऑस्ट्रेलिया से किधर है? पूरब में हंगरी। और हंगरी के ऊपर आपका वह कौन सा देश मिलेगा? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है डियर? हाँ, बातिस्लाना आपका, बातिस्लाना, ब्रातिस्लाना आपका उसकी कैपिटल है। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लाना है। आप मैप अपना खोल लीजिए, आपको सब दिखेगा डियर। ठीक है डियर, तो दो देश हो गया, एक हंगरी और एक स्लोवाकिया। हंगरी इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ की कैपिटल तो मान लीजिए बुडापेस्ट है। वहाँ पर एक घास का मैदान है पुस्टाज, जो बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में कि पुस्टाज घास का मैदान किस देश में है? तो हंगरी में। और हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। और हंगरी के ऊपर एक देश मिलेगा स्लोवाकिया, उसकी मिट्टी में चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है। तो जिन देश की मिट्टी में चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है, उन एरिया को, उन क्षेत्र को कास्ट प्रदेश कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, उसके बगल में आपको मिलेगा चेक गणराज्य। देखिए उसके जस्ट बगल में है चेक गणराज्य, ऊपर है जर्मनी के, जर्मनी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। ये चार देशों से घिरा हुआ है चेक गणराज्य। ये देखिए कंट्री का नाम है चेक गणराज्य। देखिए यही है चेक गणराज्य। दिस इज द नेम ऑफ ए कंट्री विच विल बी आपका सराउंडेड बाय अ फोर कंट्री हुज नेम इज आपका व्हाट? बिना देखे बताइए। एक तरफ मिलेगा आपका जर्मनी, फिर एक तरफ कौन मिलेगा? ऑस्ट्रिया, फिर कौन मिलेगा आपका? पोलैंड, और एक देश है डियर स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मित्रों बहुत बार पूछा है ऑस्ट्रिया से क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना के बारे में हमने आपको बताया है, आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, आपका परमाणु, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है आपका? हाँ, वियना में। वह संस्था जो लाइसेंस देती है आपको कोई भी परमाणु का रिएक्टर बनाना है,
आपको वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु रिएक्टर बनाएंगे तो बहुत आम काम नहीं होता है। और रिएक्टरवा अगर फट जाएगा ना तो उससे जो रेडिएशन विकिरण निकलेगा वह पूरे दुनिया में तबाही ला सकता है। क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, एक आपने सुना होगा या जाना होगा कि जापान में जब 2011 में 11 मार्च 2011 में सेंदाई एक शहर था, उसके पास समुद्र में भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया, जब भूकंप का केंद्र बिंदु जो है, भूकंप का जब एपी सेंटर माने होता है केंद्र बिंदु, तो जब भूकंप का एपी सेंटर आपका स्थलीय भाग में होता है तो वो भूकंप कहते हैं, उसको अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थक्वेक। और डियर वही भूकंप का जो केंद्र बिंदु यानी एपी सेंटर जब समुद्र के अंदर हो जाता है, तटीय इलाकों में हो जाता है, समुद्र में हो जाता है, तो उसके हलचल से आपका पानी की लहरें क्या होती, उठ जाती हैं। और वह लहरें उठ करके समुद्र के किनारे वाले देशों में आती हैं और आकर के उसमें जो टकराएंगी वह बहुत ज़्यादा तबाही ला देती हैं। तो ऐसे जो आपका एक्टिविटी या प्राकृतिक घटना होती है इसी को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। और भारत में भी सुनामी आई थी सन 2004 में, 26 दिसंबर सन 2004। ये भारत में सुनामी बहुत ज़बरदस्त आई थी। आप लोग उस घटना को नेट पर सर्च करके पढ़िएगा। देखिए नेट पर आप लोग हमेशा सर्च करके कुछ न कुछ पढ़ा करिए। आप लोग मोबाइल जब कभी पा जाते हैं घंटा 2 घंटे के लिए, तो आप कोई सीरियल मत देखिए, सास कभी बहू थी, डियर आपका, ये सब देखने से क्या फ़ायदा। आप कोई अच्छी अच्छी चीज़ों का नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, ये होता है आपका सही लाभ लेना। डियर तो डियर आपका समझ में आ रही है बात मेरी आपका? तो डियर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, चेक गणराज्य की बात मैं कर रहा हूँ। तो चेक गणराज्य जो है 4 देशों से घिरा हुआ है। उन 4 देशों का नाम आप लोगों को याद हो गया होगा। एक तरफ पोलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की मिट्टी में चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है। मित्रों ये जो चेक गणराज्य है ना, यहाँ पर एक शहर है प्राग। देखिए आपका प्राग मिला कि नहीं मिला? चेक गणराज्य की कैपिटल है मित्रों, क्या है? राजधानी है। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। क्या है? प्राग। अब जानते हैं डियर सन 2006 में डियर सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई। तो आप सन 2006 से पहले आप पढ़ते थे 9 ग्रह। ग्रह कितने थे? 9। लेकिन वर्तमान समय में ग्रह कितने हैं? 8। अब 8 ग्रह कौन है? तो डियर वो तो आप बता ही देंगे कि 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होते हैं। मैं ग्रह एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाया हूँ आपको, बहुत डीप उसके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अब वो अलग बात है आप कितना उसको देखते हैं या नहीं आपका। तो डियर मैं प्राग की बात कर रहा हूँ। तो प्राग में जो है ना डियर सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई। तो बैठक में प्लूटो जो था, सबसे लास्ट में 9वां ग्रह था प्लूटो, उसको ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब उसको आज की डेट में ग्रह माना ही नहीं जाता है। क्या किया जाता है? उसको ग्रह माना ही नहीं जाता है। अब उसका रीजन क्या था? आप कहेंगे सर ये प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर जब किया गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने अलग किया, ग्रह की लिस्ट से उसको बाहर किया, तो उसके पीछे कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण तो यही है कि वह अपनी कक्षा से छोड़ करके वह चला जाता था किसकी कक्षा में? उसके पीछे आपका कौन सा ग्रह है? आपका नेपच्यून है ना उसके पीछे। कौन है उसके पीछे? आपका वरुण। वरुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेपच्यून। वह क्या करता था? वरुण की कक्षा में वो कूद के चला जाता था। एक रीजन ये था प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से बाहर करने का, एक मुख्य रीजन ये था कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरी की ऑर्बिट में चला जाता था। और दूसरा आपका वह प्लूटो इतना छोटा था कि किसी उपग्रह से भी छोटा था। जैसे चंद्रमा है ना उपग्रह,
तो चंद्रमा से भी वो छोटा था। तो चंद्रमा से भी छोटा होने के नाते इतना छोटा था और अपनी कक्षा को जम करके दूसरी की कक्षा या ऑर्बिट में चले जाने के कारण प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया। तो अब ग्रहों की संख्या 9 नहीं, अब ग्रह कितने 8। मैं ग्रह की बात कर रहा था, थोड़ा मैं बता दूं। अब देखिए आंतरिक ग्रह मर्ज नहीं करेंगे डियर, अब का ये बहुत ज्यादा हम बता देते हैं हर चीजों को, ऐसे चलिए बता ही देते हैं। आंतरिक ग्रह में आपका होता है जैसे सन है ना, तो सन हो गया। अब सन का पहला नजदीकी आपका बुध है आपका, मरकरी इसको बोलते हैं। उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, आप पृथ्वी के बाद आपका मंगल है। तो ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि मंगल के बाद जो है एक आपका क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट? एक ग्रह था वह फट गया, टूट गया, और टूट करके उसके टुकड़े जो है ना वह मंगल और बृहस्पति दोनों के खिंचाव में वह बीचवा में फैल गए। और ऐसे से उसके टुकड़े हैं कि कई टुकड़े ऐसे हैं कि यूपी और बिहार भर के हैं आपका, ऐसे से टुकड़े। एस्ट्रॉयड बेल्ट आपका वो छोटे बड़े बहुत हैं डियर आपका, वह पूरा बुध और बृहस्पति के बीचवा में है सब आपका, और वो सब भी अपना उसी में आपका घूमते रहते हैं और कुछ गिरते भी रहते हैं। उसका हम गिरने वाली कंडीशन को अलग बताएंगे। उसके बाद अब वो जो बेल्ट है एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद जो 4 ग्रह हैं उसको बाह्य ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो पहला है वह बृहस्पति है, जो आकार में सबसे बड़ा है डियर। उसके बाद जो है आपका शनि है, उसके बाद आपका अरुण है, तब आपका वरुण है डियर। और वरुण के बाद आपका वही था कौन? प्लूटो। तो प्लूटो कूद के चला था वरुण की कक्षा में, नेपच्यून की कक्षा में। और दूसरा आपका प्लूटो इतना छोटा था कि चंद्रमा से भी छोटा था। तो छोटा होने के कारण और अपने ग्रह को छोड़कर दूसरी ग्रह में आने के कारण इसको 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय बैठक में ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसलिए अब ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8। आगे बढ़िए, अगला हेडिंग। अच्छा एक बात और है भैया, ग्रह की लिस्ट से जब प्लूटो को बाहर किया गया इसका नाम दिया गया। तो नाम जैसे ट्रेन का नंबर है ना 13 43 40, 13 43 40, 13 43 40। अब डियर हुआ कुछ नाम से जाना जाएगा ना, अब प्लूटो तो नाम उसका रह नहीं जाएगा, अब वो ग्रह तो है नहीं, तो वह एक आकाशीय पिंड है और उस पिंड का एक नंबर दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नंबर दिया है। ये प्लूटो का नंबर है 13 43 40। दिस इज द नंबर ऑफ प्लूटो। एक कंट्री आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत बढ़िया कंट्री है डियर, आप पढ़िएगा इटली। इटली के बारे में जरा देखिएगा। इटली मित्रों जो है ना आपका, ये आपका इटली बहुत सुंदर देश है डियर, बहुत सुंदर देश है ये आपका इटली। ये आपका यहाँ पर है डियर, समुंदर में है ये आपका इटली। ये देखिए इटली है बिल्कुल, ये आपका मेरिडियन सी में बड़ा खूबसूरत देश है इटली। अब भूमध्य सागर का सीन आप देखेंगे ना, तो चूंकि रीजन होता है डियर कि यहाँ पर पानी की लहरें उतना ज्यादा वो नहीं, कोरियोलिस फोर्स उसमें उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जिब्राल्टर के पास जो है ना डियर एक पतला सा सकरा मार्ग है, अंदर का पानी समुद्र का पैक हो जाता है, वो घूमता है लेकिन उतना आपका वाइब्रेशन नहीं हो, उतना आपका उसकी लहरें बहुत कम उठती हैं। तो मित्रों आप इटली के चारों तरफ का जो समुंदर है वो आपका भूमध्य सागर मेरिडियन सी के अंतर्गत जाना जाता है। उसका अंग्रेजी नाम है मेरिडियन सी यानी भूमध्य सागर। अब मित्रों इटली में जो है ना 3-4 शहर हैं, आप याद रखिएगा। एक इधर शहर मिलेगा मिलान, एक मिलान शहर आपका जहां पर विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी हुई, जहां रणवीर सिंह और दीपिका की शादी हुई आपका मिलान शहर में। तो मिलान जो है समुद्र के किनारे इतना खूबसूरत शहर है मिलान, इटली का एक खूबसूरत शहर है डियर। और वहाँ आबादी इतनी कम है, वहाँ जनसंख्या इतनी कम है,
वहां पर मिलान शहर में जब इनों की शादी हो रही थी तो महज आपका 15 लोग 18 लोग थे, बताइए। अब कोई शादी हो रही है और मात्र आपका 16 17 18 20 लोग हैं, एकदम आराम से पंडित विधवत आपका शांति से। अच्छा, ये लोग भी जो है ना आपका डियर, कहीं न कहीं मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ कि सेलिब्रिटी हैं उनको भारत ने सेलिब्रिटी बनाया। आपको हीरो किसने बनाया? भारत ने बनाया। और आप अपना खुशियों का पल होता है तो भारत देश की जनता के बीच में कुछ करना चाहिए। कोई 10-20 लोग मान लीजिए अभय पंडित जाते खाते होते आपका, तो कम से कम ये लोग अपने देश के कुछ ब्राह्मण खा लेते, कुछ हम लोग को भी बाय द वे मान लीजिए निमंत्रण मिल जाता तो हम लोग भी चले जाते, नहीं है छोड़ते। लेकिन ये लोग आपका जाते हैं इटली में, अन्य देशों में, और शांति से 20-25 लोगों के बीच में शादी उदी करके चले आते हैं। हालांकि आते हैं तो रिसेप्शन देते हैं, लेकिन रिसेप्शन आपका जो मुंबई में रहता होगा उसी को न मिलता होगा डियर। और यहाँ पर तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना निमंत्रण का भी आपका पहुंच जाएंगे, बस पता चल जाए कि फला सेलिब्रिटी की शादी हो रही है। तो डियर ये जो मिलान शहर है ना, वो एक बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ देखिए इटली उटली में पॉपुलेशन इतनी कम है ना, और सब लोग पढ़े लिखे हैं, और वहाँ का जलवायु क्या, एकदम ठंडा जलवायु, जिससे वो लेवल चेक करिएगा आप, ये भारत की, ये यूपी की पोजीशन है। अब इससे कितना ऊपर है तो सोचिए, जम्मू कश्मीर से भी आपका समझिए ये स्थान ऊपर पड़ जाता है लगभग। तो जम्मू कश्मीर में ही आप उत्तराखंड की जलवायु देखिए, आप हिमाचल प्रदेश की जलवायु देखिए, वहां पर ऐसे आपकी तरफ से रोड पर जैसे धूल उड़ता है और सर पर मुंह पर पूरा धूल जम जाता है, ऐसे नहीं होता वहाँ के शिमला में आप जाएंगे ना, वहाँ इतना ठंडा होता है कि वहाँ रोडों पर ज्यादा धूल नहीं उड़ता। आप ऐसे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो आपका वैसे ही शरीर एकदम साफ रहेगी, ड्रेस एकदम साफ रहेगा। गाड़ी में आप ऐसे घूमेंगे, बाइक में, हमारे यहाँ तो देखिए रोडों पर कितना आपका डस्ट रहता है, और एक गाड़ी अगर आगे से चली गई तो इतना धूल उड़ा देगी, आप पीछे से जाइए सब बटोरते चले जाइए। तो यहाँ का हाल है। लेकिन उन देशों में आप जाएंगे ना तो इतना सुंदर देश है। पहली बात, आबादी इतनी कम है कि वहाँ उतनी व्हीकल नहीं रहती, गाड़ियाँ नहीं रहती, कम लोग जाते हैं, कम लोग आते हैं, कम लोग चलते हैं। यह मैं आपका अभी हम पिछले दिनों में वहाँ गए थे, एक यूपी के बलिया में आपका एक मेला का आयोजन होता है, जो वहाँ एक बहुत बड़े मुनि थे भृगु, उन्हीं के शिष्य थे दरदर मुनि आपका। तो दरदर मुनि उनके शिष्य थे, भृगु एक मुनि थे बहुत बड़े, उनके शिष्य थे दरदर मुनि। उन्हीं के नाम पर वहाँ पर एक मेला लगता है जिसको आप दादरी का मेला कहते हैं, दादरी का मेला। ये पूरे एशिया में आपका दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अब पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार का है, और सोनपुर बिहार आपका पड़ता है, एशिया का सबसे नंबर 1 मेला होता है। नंबर 2 पर ये है दादरी का मेला। और ये मेला इतना बड़ा था कि जब उसके चरखी के ऊपर जाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो पूरा एक देश है, कोई एक पूरा देश है। मैं बता रहा हूँ उस मेले में इतने लोग थे जितना दुनिया के बहुत सारे देशों में उतने लोग नहीं रहते हैं, इतना उस मेले में आदमी थे। पूरा आपका कई कोस की एरिया में पूरा मेला एकदम भरा हुआ था। इतनी पॉपुलेशन, इतने अलग अलग कला और संस्कृति देखने को मिल रहा था भारत में। तो मेले में उत्साह देखा आपका ज़्यादातर लोगों का, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आपका और सब चरखी उर्खी एक से एक चलता है, सब इंजॉय करते हैं, लोग चिल्लाते हैं, इंजॉय करते हैं, ये करते हैं। तो डियर पूछना ही नहीं है आपका। आइए, तो इटली का मिलान शहर आप जान गए। मिलान के बाद एक सिटी आपको मिलेगी डियर, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक शहर है आपका, फ्लोरेंस, ये आपका यहीं पर है डियर, फ्लोरेंस। आप देखिएगा अपने एटलस में, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की एक महिला थी आपका, कौन, जो पहली बार आपका वह मरीजों की सेवा उन्होंने किया था, फौजियों की सेवा किया था। उनको डियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी विख्यात हैं। उनको पहली बार सिस्टर करके, वो दुनिया की पहली नर्स थी, उनको सिस्टर कह के पुकारा गया था। तभी से लोग आपका नर्स को सिस्टर कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। और उन्होंने आपका खूब वहाँ पर क्रीमिया में युद्ध हुआ था, क्रीमिया में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जो फौजी घायल हो गए थे उन फौजियों की खूब उन्होंने सेवा किया।
तो उनको पट्टी मलहम किया, सब इलाज किया, सब किया, तो तभी से आपका वह फ्लोरेंस के ही रहने वाले थी आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनको बोला जाता था, उपाधि दी गई थी। डियर आप जानिएगा डियर। और उसके बगल में एक स्थान आपको और मिलेगा डियर, एक और मिलेगा डियर। और एक चीज और है डियर, ये मिलान शहर का एक और व्यक्ति था डोमेटो मुसेलिनी। डोमेटो, देखिए इसी मिलान शहर का था डोमेटो मुसेलिनी। डोमेटो मुसेलिनी का नाम आप लोग जानते हैं क्या है? डोमेटो मुसेलिनी कौन था? तो इसको फांसीवाद का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है डियर? फांसीवाद का जनक। फांसीवाद का जनक कौन था? डोमेटो मुसेलिनी। कहाँ का रहने वाला था? इटली के मिलान शहर का रहने वाला था। अब ये फांसीवाद का मतलब क्या होता है डियर? फांसीवाद का मतलब यही होता है कि ऊंची जाति का बोलबाला। तो आप अपने देश में भी देखिए, आज के 20 साल पहले यहाँ पर भी आपका ऊंची जाति का बोलबाला था। तो छोटी जाति के लोग जो है कहीं पर बात नहीं कर पाते थे, कहीं कहीं तो बारात में बैठे हैं पार्टी में, अब कोई छोटी जात का है तो बाँह पकड़ के लोग उठा देते थे, चलो तुम्हारी ये पात नहीं, तुम्हारी अलग पात है, अलग से लगेगी, ये था। अब धीरे धीरे आपका शिक्षा ने आपका ये सब बुराइयों को धीरे धीरे क्या किया? खत्म किया। तो फांसीवाद का जनक था कौन? डोमेटो मुसेलिनी। फांसीवाद क्या होता है? ऊंची जाति का बोलबाला, उसी को कहते हैं फांसीवाद। तो ले नहीं कि आपका फांसी पर लटकाना वाला, आपका समझिएगा। आगे बढ़ेंगे, उसी के बगल में एक उसकी, और हाँ, इटली की जो कैपिटल है वह रोम है। इटली की कैपिटल आपका रोम है। रोम मित्रों इतनी खूबसूरत शहर है, इतनी खूबसूरत शहर है। और याद रखिए आपका इटली में लोग आपका घूमने जाते हैं इटली में, और यही वह कारण था कि कोरोना काल से पहले चाइना के लोग कोरोना वायरस से पीड़ित होकर के, वायरस से संक्रमित होकर के लोग इटली में गए और खूब गए घूमने नए साल पर। इतना वहाँ पर इटली में वायरस बढ़ गया कोरोना का कि पूरे इटली को एकदम बर्बाद कर दिया डियर। इतनी अच्छी मेडिकेयर फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इटली अपने आप को संभाल नहीं पाया। और कि रोम को मैंने बात किया, रोम के बगल में आपका एक एड्रियाटिक सागर है। इधर और इधर वाले देशों के बीच में, ये बीच में जो है ना एड्रियाटिक सागर है, उसी में एक शहर है वेनिस। ए वेनिस, कौन सी शहर आपका? वेनिस। वेनिस को जो है एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। किसको? वेनिस। वेनिस सिटी ऑफ विच कंट्री? इटली। वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। किसको? वेनिस को। और डियर एक आपका यहाँ पर एक पुस्तक लिखी गई थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक पुस्तक लिखी गई थी मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये पूछा गया इतिहास में कई बार, मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ वन डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ वन डे, यानी कहने का मतलब रोम जो है ना एक दिन में नहीं बनाया गया था। रोम इतना खूबसूरत था। आप लोग डियर आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, आजकल तो मोबाइल सारा काम आसान कर दिया है। आप मान लीजिए कि आपको विदेशों का भ्रमण आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आज मोबाइल में, मोबाइल के माध्यम से दुनिया का कोना कोना आप देख सकते हैं। ऐसे पोजेस, ऐसे वीडियोस आप देखा करिए जिससे आपकी खूब जानकारी बढ़े। तो रोम इतना खूबसूरत शहर है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का ऐतिहासिक विरासत। बस आपके अंदर एक जिज्ञासा चाहिए पढ़ने का, बस अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को नोट्स करें, नोट बनाएं, बनाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसे आपका बहुत सारी चीज़ों को आप देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। तो रोम जो है ना डियर आपका कैपिटल ऑफ इटली। इटली में 4 शहर को आप याद रखिएगा। एक आपका मिलान, जहाँ का डोमेटो मुसेलिनी था, फांसीवाद का जनक। दूसरा फ्लोरेंस शहर, आप फ्लोरेंस वहीं की रहने वाली थी आपका जो पहली नर्स, आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से उनको जाना जाता था। और क्रीमिया युद्ध में फौजियों की खूब सेवा किया था उन्होंने।
एक आपका उसकी राजधानी आपका रोम, तो आपको याद है, रोम याद रहेगा ना, कभी नहीं भूलिएगा। रोम, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। थोड़ी आगे जरा हम बढ़ेंगे। आप बताइए, आप देखिए इटली के अंदर, इटली जो देश है ना, उस देश, और इटली जो देश है उस देश की राजधानी, और राजधानिया के अंदर जो एक वो देश है जिसका नाम है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसका नया नाम हो गया होली सी। होली सी, होली माने होता है पवित्र, और सी माने होता है समुंदर। पवित्र सी आपका होली, होली सी। होली माने होता है पवित्र, और सी माने होता है समुंदर। तो पवित्रता का समुंदर आपका होली सी। एक इसका नाम है, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कहाँ पर है भैया? तो इटली देश के अंदर। चाइना रहता है, एक दिन में कहता है आपका दिस इज द पार्ट ऑफ चाइना। तो डियर, ये देश सब बहुत ईमानदार देश है। पता है किसी देश की एकदम गोद में वो देश बैठा है, छोटा सा देश, और उसमें आपका कोई कुछ नहीं करता। वह डियर आपका वहां पर ज्यादातर जो है ना डियर आपका टोटली जो है पादरी लोग रहते हैं, ये आपका ईसाई धर्म के धर्म गुरु रहते हैं डियर, ईसाई धर्म के पादरी वहां पर रहते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े पादरी जो है ना पोप फ्रांसिस हैं। कौन है? दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु ईसाई धर्म का पोप फ्रांसिस। कौन है डियर? पोप फ्रांसिस। पोप का पोप फ्रांसिस सबसे बड़े पादरी हैं। और डियर एक बात और याद रखिएगा, भूमध्य सागर में नीचे आइएगा ना तो दो द्वीप मिलेगा। एक आपका सिसिली द्वीप मिलेगा आपका डियर, यहीं पर नीचे आएंगे, नीचे आइएगा तो देखिएगा आपको मिलेगा सिसिली द्वीप आपका, इसी भूमध्य सागर में है। ये आपका सिसिली द्वीप आपका डियर, इसी में है आपका सिसिली द्वीप, ये आपका है। एक बात ये समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिकन सिटी, सिसिली द्वीप के ऊपर लिखा है वेटिकन सिटी, तो ऐसा इतना छोटा है कि वहां कैसे लिखेगा? अब भाई बिंदी है, इसी में कहेंगे वेटिकन सिटी लिखे, कैसे लिखेगा? लिखेगा नीचे वहां, यहाँ पर अजब लिखेगा यहाँ, तो लिख यहाँ रहा है, बिंदिया कहाँ लगा है वो पहचानिएगा। पता है इतने छोटे में कैसे लिख देगा वेटिकन सिटी? तो मजबूरी है ना, तो यहाँ पर मैपों में लिख दिया वेटिकन सिटी, समुद्र में लिख दिया है जो सिसिली द्वीप है। अभी मत समझिएगा सिसिली द्वीप के ऊपर आपका वेटिकन सिटी, नो, वेटिकन सिटी रोम जो राजधानी है उसके अंदर है। यहाँ से कैलेंडर इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा होगा? यहाँ से कैलेंडर इतना बड़ा देश है, वेटिकन सिटी आपका डियर। सब लोग धर्मगुरु हैं आपका, केवल आपका। तो दो द्वीप आपको मिलेगा सिसिली और सर्डिनिया, ये दो द्वीप आपका मिलेगा भूमध्य सागर में, सिसिली और सर्डिनिया, सिसिली और सर्डिनिया, ये दो द्वीप हैं, ये आपका सिसिली और सर्डिनिया, 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 ये दो द्वीप मिलेगा आपका सिसिली और सर्डिनिया। मित्रों ये जो दोनों द्वीप है ना, अब एक प्रश्न और आता है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मित्रों याद रखिएगा, मेरिडियन सी का बिगेस्ट आइलैंड जो है सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो बताइएगा इटली का अधिकार है। सिसिली द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो इटली का अधिकार है। और पूरे मेरिडियन सी, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी आपका, मेडिटेरियन सी इसको बोलते हैं डियर, ये पूरा आपका क्या है? यही पूरा मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है। अब डियर इसमें आपका जो है ना डियर आपका ये जो है सिसिली द्वीप आपका है डियर, तो इस पर सिसिली और सर्डिनिया ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों पर और भी द्वीप है, एक दो माल्टा वाल्टा, ये सब छोटे छोटे देश हैं। माल्टा भी एक छोटा सा देश है, वो छोड़िए बाद में बताएंगे, वह दूसरे कंट्री उसमें आता है हिस्सा, उसको बताएंगे बाद में। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, सिसिली द्वीप और सर्डिनिया दोनों हैं। सबसे बड़ा द्वीप आपका सिसिली है, और सिसिली द्वीप पर एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली। कौन सा? स्ट्रोम्बोली। अब स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय का मतलब होता है हमेशा लावारा को फेंकता ही रहता है, हमेशा फेंकता रहता है, कुछ कुछ घंटों के बाद ये फेंकेगा, ये फेंकेगा, जब उसमें से मैग्मा वो पूरा ऊपर उड़ करके चला जाएगा, और ऊपर उड़ेगा तो वो पूरा जलता रहेगा,
अब वो गिरेगा, ठंडा होगा धीरे धीरे, तो हमेशा वो निकलता ही रहता है उसमें से। इसीलिए वो इतना प्रकाश देता है कि उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। मित्रों, भूमध्य सागर में स्थित ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो इटली का अधिकार है। और स्ट्रोम्बोली को क्या उपनाम देते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मित्रों, सबको याद हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? और एक और आगे बढ़ेगा, और पूरे यूरोप में सबसे बड़ा अगर आइलैंड पूछेगा पूरे यूरोप में, तो आप ब्रिटेन को बताइएगा। किसको बताएंगे? ब्रिटेन को। किसको? ब्रिटेन को। और एक नीचवा एक देखिएगा भूमध्य सागर में एक वो माल्टा देश है। यहाँ नीचवा देखिए, यहाँ पर मिला, यहीं पर है छोटा सा माल्टा। माल्टा एक देश है। क्या है? माल्टा एक देश है। मिला कि नहीं मिला? और ये सबसे इंपॉर्टेंट आप और याद रखिएगा, एक आपका अगर यूरोप से एक क्वेश्चन अभी मैं कल पेपर मिला रहा था एक बोर्ड का, उसमें देखा स्टॉर्डम को पूछा था। स्टॉर्डम एक बंदरगाह है जो नीदरलैंड का बंदरगाह है। नीदरलैंड बेनेक्स ग्रुप का एक देश है नीदरलैंड, और नीदरलैंड का स्टॉर्डम एक बंदरगाह है जो यूरोप का सबसे बिजी और बेस्ट बंदरगाह है। अब मित्रों, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, और डच भारत पर आक्रमण किए थे, और नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। और नीदरलैंड आपका बेनेक्स कंट्री में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। और नीदरलैंड में और आपका बताया था उसकी कैपिटल थी आपका एम्स्टर्डम। आपका एम्स्टर्डम, आपका थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, उच्चारण में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है मित्रों। तो इतना चीज आपका इस क्लास नंबर 22 में रहने देते हैं। आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मित्रों, आपका जय हिंद, जय भारत।